आज जुम्मा है और आज देश में अचानक बड़ी सारी खबरें एक साथ आई। शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से हुई। सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा को कहा गया कि अगर कोई पार्टी का प्रवक्ता है तो उसे भड़काऊ बातें कहने का लाइसेंस नहीं मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज की टिप्पणी को मोदी विरोधी इकोसिस्टम ने जबरदस्त तरीके से फैलाया। दोपहर के वक्त अलग अलग तरीके से इसको वायरल कराया गया। उसी वक्त मस्जिदों में नमाज पढ़ी जानी थी, जगह जगह रथ यात्रा निकाली जानी थी। दिन बहुत ही सेंसिटिव था, माहौल बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव था। कई शहरों में तनाव जैसी स्थिति थी, मगर शुक्रवार को माहौल शांति से निकल गया। अब सवाल यह है कि मोदी विरोधी गैंग मौका देखते ही क्यों एक्टिव हो जाता है। मोदी विरोधी इकोसिस्टम का नया कायदा क्या है, यह नया टूल किट क्या है, यह कैसे भड़काते हैं, कैसे बहकाते हैं, कैसे लड़ाने की कोशिश करते हैं। आज विस्तार से आपको यह जरा समझाते हैं। इस नए पैंतरे से, इस नए टूल किट से बहुत सावधान भी रहना है और सबको आगाह भी करना है। मोदी पर चौतरफा हमला शुरू हो चुका है। राहुल भी मैदान में कूद पड़े हैं। भाईजान ने भी हैदराबाद से मोर्चा संभाल लिया है। देश के भीतर मौजूद मौलानाओं ने भी मोदी विरोधी टेप ऑन कर दिया है। हिंदुस्तान के दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान में भी मोदी पर बहुत कुछ चल रहा है। सबकी जुबान पर, सबकी टाइमलाइन पर नाम नुपुर शर्मा का है। हमला सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री पर ही है। निशाने पर मोदी ही है। गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। हम नहीं कहते कि गुस्से को तुम पी जाओ, हम कहते हैं गुस्सा उठाओ, गुस्सा उभारो, गुस्सा निकालो, भड़ास निकालो। ये जो जाफरानी पार्टी की नुपुर शर्मा है, आप लोग देखेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे कलेजों को ठंडा करेगा। इस गुस्ताख को भी अंजाम तक पहुंचा कर इंशाअल्लाह। जब अपनों की बात आती है तो मैं चैलेंज करता हूं। जब अपनों की बात आती है, जब इस्लाम की बात आती है, जब शरीयत की बात आती है, जब कुरान और हदीस की बात आती है, जब नबी की बात आती है, तो मैं चैलेंज करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, ये हालात है। आज कोई भी हमारी मस्जिदों को तोड़ दे, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर दे, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर दे, किधर मैं आपको लेकर जाऊं? मेरे प्यारे साथियों, एक की बात और मुद्दा बात यह है कि दिन दिन हमारे ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ यानी तोड़ा जा रहा है और हमारे प्रति जुल्म बढ़ता जा रहा है। ये नया नहीं है, वही पुराने तरीके का हमला है। मोदी विरोधियों ने वही एंटी मोदी टैक्स रिपीट किया है। एक बार फिर तानाशाह वाला टैक्स फिट किया है। गहलोत से सीखो, पीएम मोदी वाला फ्रेश नैरेटिव फिक्स हुआ है। भारत जलाओ पार्टी वाले टैक्स को नए ट्विस्ट और टर्न के साथ परोसा गया है। नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को मोदी विरोधी इकोसिस्टम ने अपने सियासी फायदे के लिए खूब वायरल कराया। कन्हैयालाल की निर्मम हत्या कांग्रेस की सरकार में हुई। अशोक गहलोत की पुलिस फेल हुई, मगर कॉन्फिडेंस देखिए। कांग्रेस की टाइमलाइन पर मोदी माफी मांगो, प्रधानमंत्री माफी मांगो का टैक्स अभी से घूमने लगा है। ये जो चल रहा है अचानक नहीं हुआ है, सब कुछ पहले से फिक्स था। मोदी के खिलाफ पहले ट्विटर स्टॉर्म खड़ा करना है, फिर कैमरे पर राहुल को आकर रिएक्शन देना है, पहले से तय प्लान के मुताबिक मोदी का नाम लेना है। एक बार नहीं, बार बार मोदी ने यह कर दिया, मोदी ने वो कर दिया कहना है। उदयपुर में कांग्रेस की नाकामी को छुपाकर सब कुछ मोदी की तरफ मोड़ देना है। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। सुन लीजिए राहुल ने कैमरे पर आकर क्या कहा। कन्हैयालाल की हत्या के मामले में अशोक गहलोत को क्लीन चिट दे दी, मोदी को ही दोषी करार दे दिया। The atmosphere in the country has been created by the ruling dispensation, right? It is not the person who has made the comment. It is the Prime Minister, it is the Home Minister, it is the BJP and the RSS that has created this environment in the country. This environment of anger, this environment of hatred, and frankly the creation of this environment in the country is an anti-national act. This is against the interest of India
It is against the interest of the people of India, and it is completely wrong. And it is going to lead to tragedy. What we are seeing in the country, what is being done in the country today by the RSS and the BJP, and the violence you see here, this is completely against our philosophy. राहुल कैमरे पर जो कहते हैं, सोशल मीडिया पर उसका बिल्कुल उल्टा ही करते हैं। उदयपुर की घटना वाले दिन राहुल का ट्वीट याद कीजिए। राहुल के ट्वीट में आपको कहीं पर भी मोहम्मद रियाज नहीं दिखेगा, गौस मोहम्मद का नाम नहीं मिलेगा, धर्म विशेष वाली टिप्पणी भी नहीं मिलेगी। मगर ये वही राहुल हैं जो त्रिपुरा की फेक न्यूज पर मोदी को घेरने के लिए हिंदू हिंसा करता है, हिंदू ढोंगी है वाला स्क्रिप्ट लिखते हैं, मुसलमान भाइयों पर क्रूरता की बातें कहकर धर्म विशेष के लोगों के दिमाग में जहर भरते हैं, मोदी को टारगेट करते हैं। और जब उदयपुर की बात आती है तो राहुल को धर्म विशेष का नाम लेने तक में आपत्ति होती है। उदयपुर मर्डर केस में राहुल मोहम्मद रियाज का नाम नहीं लिखते, न कन्हैया लाल का जिक्र करते हैं। हाँ, त्रिपुरा वाले फेक केस में खुलकर हिंदू हिंदू करते हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो मोदी को क्लीन चिट दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही कटघरे में खड़ा कर देती है, उस पर निराशा जताने लगती है, सवाल पूछने लगती है। मगर शुक्रवार को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा पर एक टिप्पणी की, मोदी विरोधी इकोसिस्टम थैंक यू सुप्रीम कोर्ट, बहुत अच्छा कहा सुप्रीम कोर्ट का रट लगाने लगी। कांग्रेस ने तो बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद मोदी सरकार को शर्म से डूब मरना चाहिए। नुपुर के बहाने अब सीधा हमला मोदी पर किया जा रहा है। मोदी के हैदराबाद विजिट से पहले भाईजान ने भी इसमें सियासी मुनाफा ढूंढ लिया है। देश के प्रधानमंत्री से मैं फिर से अपील और डिमांड कर रहा हूं कि वो नुपुर शर्मा को और उनकी सरकार ना बचाए, प्लीज। आप समझिए हमारी बात को। मैं पिछले कई हफ्तों से, महीने से कह रहा हूं कि मत बचाइए, कानून को अपना काम करने दीजिए। मगर देश के प्रधानमंत्री सुनने तैयार नहीं है, भाजपा सुनने तैयार नहीं है। आप क्यों बचा रहे हैं? और जब एनईसी की मेंबर है नुपुर शर्मा, उनको पार्टी स्पोक्स पर्सन से सस्पेंड किया गया। क्या हैदराबाद में एनईसी हो रहा है? क्या उनको दावत देंगे, बुलाएंगे? क्या एनईसी इस पर गौर करेगा? कानून को काम करने दीजिए ना। हैदराबाद में नुपुर शर्मा को किसी ने जान के मारने की धमकी दी, टीआरएस सरकार ने इमीडिएटली उसको अरेस्ट किया, जेल को भिजाया। आप क्यों नहीं कर रहे? आप तो कानून को रोक दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस इतनी मजबूर क्यों नुपुर शर्मा के मामले में? ये हमारी शिकायत है भाजपा से और देश के प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री 130 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, जिसमें भारत के अव्वल दर्जे के शहरी मुसलमान भी हैं। पुलिस होम मिनिस्ट्री कह जाती है, तो क्या मैं प्रधानमंत्री का नाम ना लूं? लॉ एंड ऑर्डर तो यूनियन गवर्नमेंट में आता है ना। और भाजपा में, अगर भाजपा सत्ता में आई है तो क्या भाजपा अमित शाह के नाम पे, योगी के नाम पर वोट मिला है? नहीं मिला है। भाजपा को अगर देश में 2014-19 में वोट मिला है, जो 31 से 37% मिला है वोट हिंदू भाइयों का, तो वो तो मोदी के नाम पे मिला है ना। क्या फडणवीस के नाम पे मिला है या नुपुर शर्मा के नाम पे मिला है? और देश का प्रधानमंत्री मेरा प्रधानमंत्री है, मेरा आइडियोलॉजिकली उनसे हमेशा इख्तलाफ रहेगा। मगर वैसे तो प्रधानमंत्री, हम अपील कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि क्यों बचा रहे हैं? तो नुपुर शर्मा के आसमान से आई है, क्यों नहीं कानून उन पर अमल होगा है? उन पर कानून अमल होने दीजिए ना। कुछ समझे आप आगे क्या होने वाला है? ये एक डेंजरस ट्रेंड है, क्योंकि सर तन से जुदा गैंग को किसी और पर हमला करने का एक नया मोटिव दे दिया गया है। सोशल मीडिया पर इसका टीजर लॉन्च हो चुका है। मैं तो कहता हूँ ये 80 करोड़ हो, 80,000 हो, 80 अरब हो, अगर मोहम्मद की बात आ गई तो मैं 80 अरब को अपने पैर की नोक पे रखता हूँ। इन गाय के मूत को पीने वालों को पता चलना चाहिए कि जब तक उस मलूना का सर तन से जुदा ना हो जाए, गुलामाने मुस्तफा को चैन से नहीं बैठना है, क्योंकि इसकी एक ही सजा है, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा। नबी के शान में गुस्ताखी करे उसे जिंदा कान देना चाहिए। सरतन से जुदा की धमकी भी दी, ऑन कैमरा गला भी काटा, पोस्टर भी छापा। पोस्टर में हमले वाली ये स्क्रिप्ट तो मोदी के लिए ही फिट की गई। मोदी को मुसलमानों का असली दुश्मन बताया।
गुस्सा निकालो, अंजाम तक पहुंचाओ, ये कहकर भड़काया, उकसाया, कन्हैया लाल को मार डाला। क्या क्या नहीं फैलाया, क्या क्या नहीं छपवाया। इंडिया में मोदी के दुश्मनों ने साजिशन सरतन से जुदा का माहौल बनाया। अफसोस इस बात का है कि कन्हैया लाल का सिर धड़ से अलग करने के बाद भी खून के प्यासे कट्टरपंथी चैन से नहीं बैठे। नुपुर शर्मा के नाम पर मोदी के खिलाफ जैसे जैसे इशारे दिए जा रहे हैं, जैसी जैसी बातें कही जा रही हैं, उन्हें देखकर तो यही लगता है कि यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। देश के भीतर मौजूद इकोसिस्टम का करंट टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है। नुपुर तो सिर्फ उस स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। हमारे मुल्क में इतनी हिम्मत, एक नाकारा औरत ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करती है, हम कुछ नहीं कर सक रहे हैं। और हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर साहब Z+ सिक्योरिटी का लिफाफा भेजते हैं। अमित शाह साहब, मिस्टर होम, याद रखो मसला मेरा तुम्हारा नहीं, मसला मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। तुम Z+ सिक्योरिटी देकर उसे तो मुल्क से बचा लेंगे, खुदा से कौन बचाएगा? खुदा से कौन बचाएगा? तुम देखना, अगर जिंदा रहो या खबर पहुंच जाएगी, नबी के शान में गुस्ताखी करने वालों का अंजाम हाईवे में मरने वाले कुत्तों से भी बदतर हुआ है। Z+ सिक्योरिटी हमने कब कहा बचाओ? कब तक बचाओगे? इंडिया के भीतर ये आग फैली नहीं, फैलाई गई। अलग अलग मंचों से मुफ्तियों ने, मौलानाओं ने बार बार रिपीट मोड पर कुछ ऐसा कहा, इस अंदाज में कहा जिसने आग में घी डालने का काम किया। और ये सब इस वक्त भी हो रहा है। पुराने वीडियो को नए अंदाज में परोसा जा रहा है। इस्लाम खतरे में है का टेप बजाया जा रहा है। लोग ये कहते हैं, ये बात चल रही है दुनिया में भाई कि हम इस्लाम को मिटा देंगे, इस्लाम मिटने की तरफ जा रहा है। मुसलमान डरता चला जा रहा है, उसे डर लग रहा है कहीं मिट तो नहीं जाएगा। और इस्लाम मिटाने वाले लोग खूब दंदनाते हुए फिर रहे हैं। उसकी वजह एक ही है, क्या मुसलमानों में वो लोग नजर नहीं आते जिन्होंने तारीख लिखी थी। हर मां यही कहती थी, हुजूर सबसे आगे जब हमला हो तो मेरे बेटे को अगली सफ में खड़ा करना, ताकि जब मेरा बेटा शहीद हो जाए तो मैं कयामत के दिन शहीद की मां कहलाऊं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक एक एक घर में इस्लाम नहीं पहुंचा देगी, ये फुर्सत से बैठने वाली नहीं है। और याद रखो, अभी कुछ दिनों पहले सबरीमाला नाम की औरत 2 महीने पहले मुसलमान हुई है। एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक हिंदुस्तान की मशहूर औरत जब मुसलमान हुई तो उससे पूछा कैसे मुसलमान हो गई। कहने लगी मैं इस वजह से मुसलमान हुई कि रोज रोज चैनलों पे सोचती थी, रोज रोज इस्लाम को बुरा कहते थे चैनल, मीडिया रोज कहता था इस्लाम ऐसा, इस्लाम वैसा, इस्लाम वैसा। तो कहती है मैंने देखा, देखूं तो इस्लाम कैसा है। कहती जब मैंने इस्लाम को समझना शुरू किया तो समझते समझते इस नतीजे पर पहुंची कि इस्लाम के अलावा मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कन्हैया लाल की हत्या 28 जून को हुई। जून का महीना बीत चुका है, जुलाई शुरू हो चुका है। कन्हैया लाल पर कोई मौलाना कुछ नहीं कह रहा, मगर धर्म के नाम पर एक बड़ी आबादी का ब्रेन वॉश हर घंटे हो रहा है, हर मिनट हो रहा है। सबकी स्क्रिप्ट सेम टू सेम है, हर जगह नफरती स्क्रिप्ट फिट है। जो लोग इस्लाम पे हमला करते हैं, इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ते हैं, इस्लाम को दहशतगर्दी से देखते हैं और जहादारी टोपी वालों को देखा शक,
ये आतंकवाद है, ये दहशतगर्द है। ये बाबूपुर सरैया में आने वाले मुसलमानों, शफीक का जुमला नोट करो। अरे जो इस्लाम और मुसलमान को आतंकवाद कहे उसके सीने पे चढ़ जाना और बता देना, अबे जो इस्लाम अपने मुर्दों को जलाने की इजाजत नहीं देगा, वो जिंदों को जलाने की इजाजत नहीं देगा। इन्होंने कहा डायरेक्ट बैटिंग करो। मैं बोला यार मैं तो ऐसा खिलाड़ी नहीं हूं। अबे हम खिलाड़ी नहीं, हम तो इस्लाम पे गर्दन कटाने वाले हैं। वक्त आ गया है। मौलाना शहरयार रजा को सुनिए। जनाब कुर्सी लगाकर मंच पर बैठते, जुबान से बार बार काफिर काफिर वाला डायलॉग मारते हैं। सामने खड़ी भीड़ तालियां बजाती है, धार्मिक नारे लगाती है और तकरीर खत्म होते होते ये एजेंडे वाली लाइन पकड़ लेते हैं। ये काफिर जो छिपकली का पुजारी है वो हमें आंख नहीं दिखा पाएगा। अगर मुकाबला होगा उससे मेरा तो छिपकली उसकी मदद को आएगी, सांप उसका मदद करेगा, उसका बंदर उसकी मदद करेगा। नहीं नहीं, बंदर का पुजारी क्या, बंदर उसकी मदद करेगा जो खुदाए वाहिद का परस्तार है। इसकी धमक से दुनिया कल भी हिली है, आज भी हिलेगी। अगर जंग हुआ तो छिपकली का परस्तार मगलूब होगा, खुदाए वाहिद का परस्तार गालिब आ जाएगा। हिंदुस्तान के मुफ्ती और मौलाना जो सुनाते हैं, जैसा बताते हैं, पाकिस्तान में भी तो वही होता है। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान के बहावलपुर के इस मौलाना का वीडियो गौर से देखिए। यह बंद कमरे में तकरीर देता है, सामने बच्चों को बिठाकर सरतन से जुदा के नारे लगवाता है, लब्बैक लब्बैक बुलवाता है। याद रहे रियाज और गौस का पाकिस्तान के तहरीक लब्बैक वाला कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है। वीडियो में सरतन से जुदा का पाकिस्तानी वर्जन भी सेम टू सेम वही है जो रियाज के वीडियो में था। जिस तरह हम हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए अपने आप को कटवा सकते हैं, इसी तरह गुस्ताखे रसूल का सर काट भी सकते हैं। जो नबी को गाली दे वो उसको जिंदा रहने का हक नहीं है। मैं आज दीन तख्त पर आ चुका है कि बच्चों को भी पता है गुस्ताखे रसूल की सरतन से जुदा। मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन। ये कोई पुराना वीडियो नहीं है, इसे कन्हैया लाल की हत्या के बाद ही रिकॉर्ड किया गया है। इसके YouTube अकाउंट पर यह वीडियो 18 घंटे पहले ही अपलोड हुआ है। गौर से देखिए, स्क्रीनशॉट में पाकिस्तानी मौलाना भी हैं और कन्हैया लाल के हत्यारे मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद भी हैं। ये इकलौता पाकिस्तानी नाम नहीं है, पाकिस्तान में हर घंटे कई और वीडियो बन रहे हैं, जबरदस्त तरीके से घुमाए जा रहे हैं। हर वीडियो में नुपुर शर्मा और मोदी वाला डायलॉग फिट किया गया है, सोशल मीडिया के जरिए इंडिया में एक्सपोर्ट किया गया है। उस जड़ी मलूना ने भारत गल की थी, उसके वास्ते मैं तुहाडे हाथ चुकाए के ओ मोदी ओ कुफर किली वाला ओ कहंदा कि मैं मुजम्मत नहीं करता। मैं कहा ठीक है तू ना कर, फिर लब्बैक वाले तेरी मुरम्मत करनगे। क्योंकि बाबा जी सानू दस के गए कि असा गर्दना रखिए ही हुजूर वास्ते। खुदा दी कसम मुसलमानों, हिंदुस्तान दी फाशा बेगैरत कंजरी ने मुहम्मद पाक दी तौहीन कीती है और साडे मुसलमान खामोश ने। नबियां दे सरदार दी तौहीन, इमाम साहब फरमाया करते थे हुजूर दी तौहीन होए ते उम्मत जिंदा हो नहीं सकती। उम्मत दे अंदर फर्क आ गया। हुजूर तुहाडी तौहीन नहीं बर्दाश्त कर सकता, हुजूर तुहाडी तौहीन करदी सी। नुपुर शर्मा के नाम पर मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की, उदयपुर में सरतन से जुदा कराने की जो पटकथा हिंदुस्तान में लिखी गई है, उस पटकथा के कुछ स्क्रिप्ट राइटर्स पाकिस्तान में भी हैं।
मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद का तहरीक लब्बैक वाला कनेक्शन हर बीतते दिन के साथ पुख्ता होता जा रहा है। इसकी वजह तहरीक लब्बैक के सरगना के दर्जन भर से ज्यादा वीडियोस भी हैं, जिसमें बार बार मोदी का जिक्र है। रियाज और गौस को कन्हैया लाल के मर्डर का ऑर्डर है। उस मोदी सरकार को कहते हैं, उस मोदी के यारों को कहते हैं कि फिलफोर वो जो तुम्हारी तर्जुमान है उससे ऐलान बरात करो और उसको सजा दो, इसलिए कि अगर कोई गाजी इल्मुद्दीन का मतवाला खड़ा हो गया तो फिर बात सिर्फ उस गुस्ताख तक नहीं रहेगी, बात उस तक भी पहुंचेगी जो उसके साथ खड़ा होगा। ये याद रखना, बाबा जी हमें सबक देकर गए हैं कि हमने गाजी इल्मुद्दीन को दफनाया है, उस खंजर को बाहर रखा हुआ है। जिस खंजर को लेकर गाजी आमिर अब्दुर्रहमान जर्मनी पहुंचा, वो खंजर भी बाहर है। गाजी अब्दुर्रहमान चीमा को दफनाया है। उस खंजर की निस्बत से मुमताज कादरी कोहसार मार्केट में 27 गोलियां लेकर पहुंचा था, वो बंदूक भी बाहर पड़ी है। और ये याद रखना कि अगर गौरी, शाहीन, हतफ हमने अपने हुजूर की इज्जत के लिए इस्तेमाल ना किए तो हमारा कोई फायदा नहीं। हमने ये सारा कुछ रखा ही अपने आका और मौला की इज्जत के लिए हुआ है। अगर हुजूर के दीवाने निकल आए, हुजूर के गुलाम निकल आए, तो याद रखना तुम्हारा घर हमसे दूर नहीं है पड़ता। अभी हमारे जहनों में कश्मीर का बदला बाकी है, अभी हमारे जहनों में बाबरी मस्जिद का बदला बाकी है। मैं आपको एक पैगाम जरूर दे देता हूं, ये ना समझना कि बुरहान वानी दुनिया से चला गया, ये ना समझना कि जनाब मुमताज कादरी दुनिया से चला गया, ये ना समझना कि गाजी इल्मुद्दीन को दफन हुए सदियां गुजर गई, ये ना समझना कि अल्लामा खादिम हुसैन दुनिया से पर्दा कर गए। अभी हमारी माओ ने हमें दूध या रसूलुल्लाह की लोरी से पिलाया हुआ है। अभी किसी गलत फहमी में ना रहना, जिस दिन ये मैदान में आ गए तो फिर तुम्हें बताएंगे कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा। एनआईए अब सारे एंगल्स को, सारे कैरेक्टर्स के एक एक पाकिस्तानी कनेक्शन को, कन्हैया लाल के मर्डर से जुड़े एक एक चैप्टर को खंगाल रही है। किसी का भी बच निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और अब से लेकर 2024 तक हिंदुस्तान की सियासत किस डायरेक्शन में जाएगी, यह हैदराबाद में डिसाइड होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की टॉप लीडरशिप के साथ अगले 2 दिनों तक क्लोज डोर मीटिंग करने वाले हैं। कल मोदी अपनी पार्टी को समझाएंगे और परसों यानी 3 जुलाई को प्रधानमंत्री पब्लिक को समझाएंगे। मोदी की रैली में 10 लाख लोगों के आने की संभावना है। ओवैसी का शहर इस वक्त भगवा भगवा हो रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के रोड शो में 1 किलोमीटर से भी लंबा काफिला निकला। यह तो अभी झांकी है, मोदी का मेगा शो बाकी है। 24 के चुनाव में मोदी ने फिर से 300 प्लस सीटें जीतने का जो लॉन्ग टर्म प्लान बनाया है, वो हैदराबाद से ही क्यों लॉन्च हो रहा है, और ओवैसी को मोदी के प्लान से डर क्यों लग रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। 8 साल पहले हिंदुस्तान के पॉलिटिकल मैप का कलर ऐसा था। 7 राज्यों में जहां 31% आबादी रहती है, वहां बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का राज था। आज हिंदुस्तान के पॉलिटिकल मैप का कलर ऐसा है। 19 राज्यों में जहां देश की 59% आबादी रहती है, वहां भगवा ही भगवा है। 8 साल में नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का मैप इतना बदल दिया है, कांग्रेस बस 2 राज्यों में सिमट गई है। मोदी का पॉलिटिकल प्लान इससे आगे का है। प्रधानमंत्री पूरा प्लान बनाकर ओवैसी के शहर आ रहे हैं। हैदराबाद से मोदी का नेक्स्ट प्लान लॉन्च हो रहा है। बहुत सोच विचार करके मोदी ने तेलंगाना को लॉन्च पैड बनाया है। 119 विधानसभा सीटों वाली तेलंगाना में बीजेपी के पास सिर्फ 3 एमएलए हैं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या एक कद्दावर नेता जिन्होंने तेलंगाना के गठन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, टीआरएस चीफ और तेलंगाना के सीएम केसीआर को सत्ता से हटा देना बीजेपी के लिए एक आसान टास्क है। डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन बीजेपी कितनी सीरियस है इस बात का अंदाज़ा इन तस्वीरों से आपको लगेगा। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैदराबाद में है और उनके लिए स्वागत में एक रोड शो का आयोजन यहाँ पर एयरपोर्ट के पास किया जा रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए, अगले साल दिसंबर में तेलंगाना के विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी अभी से इलेक्शन मोड में आ गई है। इससे पता लगता है कि बीजेपी इस चुनाव को लेकर कितना सीरियस है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सीरियस हैं। यही वजह है कि हैदराबाद में
कल और परसों यानी 2 दिनों तक यहाँ पर बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी बुलाई है। तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हिंदुस्तान के इस मैप को फिर से देखिए। मोदी पश्चिम से होते हुए दक्षिण तक पहुंच गए हैं, मगर दक्षिण पूर्व के दुर्ग तक नरेंद्र मोदी का अश्वमेघ रथ अभी नहीं पहुंचा है। 2024 के मोदी प्लान में दक्कन विजय जरूरी है। हैदराबाद दक्कन का द्वार है, इसलिए यहां मोदी सेना जुटने लगी है। 24 में भगवा ध्वज यहां भी लहराएगा। इसकी तैयारी तो नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले शुरू कर दी थी। अब प्लान को एग्जीक्यूट करने का समय आ गया है। भाग्य लक्ष्मी मंदिर से भाग्य खुलेगा, बीजेपी को इसका पूरा यकीन है। हैदराबाद के चार मीनार से सटकर ये है भाग्य लक्ष्मी मंदिर। तेलंगाना में बीजेपी की राजनीति के लिए ये मंदिर हमेशा फोकल पॉइंट रहा है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और ऐसे में इस मंदिर में तमाम बड़े नेता यहाँ पर आएंगे, इस बात की सूचना है। इसी वजह से यहाँ पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर और दूसरे बड़े डिग्निटरीज जो बीजेपी के यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शिरकत करने आ रहे हैं, उनके यहाँ पर आगमन की संभावनाओं को देखते हुए सुरक्षा को यहाँ पर और भी ज़्यादा कड़ा कर दिया गया है। ओवैसी को मोदी के आने से खतरा दिख रहा है, इसलिए भड़काऊ भाईजान ने डायवर्जन पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दी है। क्यों नहीं रिएक्ट करना चाह रहे? प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि सस्पेंशन पनिशमेंट नहीं है। हम प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि आप सिर्फ नुपुर शर्मा के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप देश की 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है, जिसमें 20 करोड़ के करीब मुसलमान भी हैं। आपको ये भी देखना पड़ेगा। तो हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि नुपुर शर्मा को कब तक बचाएंगे? कि हैदराबाद में उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हो रही है और नुपुर शर्मा उसकी मेंबर है। क्या देश के प्रधानमंत्री नुपुर शर्मा को दावत दी है हैदराबाद में आने के लिए? क्या एनएसी उस पर बात करेगी? आपकी एनएसी की मेंबर है, आप कहेंगे हमने सस्पेंड किया। किससे सस्पेंड किया आपने? आपने स्पोक्स पर्सन से सस्पेंड किया उनको। एनएसी की मेंबर आज भी है वो। याद कीजिए, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव में नरेंद्र मोदी ने प्रचार नहीं किया था। उस चुनाव में मोदी सेना ने सेनापति के बिना ही न्यू हैदराबाद का किला फतेह कर लिया था और ओवैसी को ओल्ड हैदराबाद सिटी में समेट दिया था। अब तो मोदी पूरा तेलंगाना जीतने आ रहे हैं, इसलिए ओवैसी और उनके पॉलिटिकल आका केसीआर दोनों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। अगर भाजपा सत्ता में आई है तो क्या भाजपा अमित शाह के नाम पे, योगी के नाम पर वोट मिला है? नहीं मिला है। भाजपा को अगर देश में 2014-19 में वोट मिला है, जो 31 से 37% मिला है वोट हिंदू भाइयों का, तो वो तो मोदी के नाम पे मिला है ना। क्या फडणवीस के नाम पे मिला है या नुपुर शर्मा के नाम पे मिला है? और देश का प्रधानमंत्री मेरा प्रधानमंत्री है, मेरा आइडियोलॉजिकली उनसे हमेशा इख्तलाफ रहेगा, मगर वैसे तो प्रधानमंत्री हम अपील कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि क्यों बचा रहे हैं? सबके सामने आया है। देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि बगैर मोदी के हुक्म के, इजाजत के कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो मेरा वाजिब इस बात को दोहराना, प्रधानमंत्री से डिमांड करना कि आप बचा रहे हैं नुपुर शर्मा को। नरेंद्र मोदी के हैदराबाद पहुंचने से पहले महाराष्ट्र में भगवा ध्वज फहरा दिया गया है। झारखंड में जेएमएम से बात हो गई है। राष्ट्रपति चुनाव से हेमंत सोरेन मोदी वाले ट्रैक पर आ सकते हैं। पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति के लिए वोट देने में जेएमएम को कोई हिचक नहीं होगी। कर्नाटक में नरेंद्र मोदी ने जेडीएस को अपोजिशन कैंप से खींच लिया है। कल तक कांग्रेस जेडीएस को अपना पार्टनर बता रही थी, आज उसे बीजेपी की बी टीम करार दे रही है। बिहार के बाद महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां बड़ी पार्टी होकर भी बीजेपी ने अपने सहयोगी को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी है। मोदी की पार्टी पर अब तक ये आरोप लगा था कि वो सहयोगियों को दबाती है। एकनाथ शिंदे के शपथ ग्रहण के बाद वो नैरेटिव भी ध्वस्त हो गया। मोदी सहयोगियों को दबाते नहीं बल्कि हक से ज्यादा देते हैं। ये फॉर्मूला जेएमएम को भी सूट करता है और जेडीएस को भी। तेलंगाना चुनाव में अभी साल भर से ज्यादा का वक्त है, लेकिन 24 घंटे 365 दिन चुनाव मोड में रहने वाली बीजेपी ओवैसी को उनके ही गढ़ में चुनौती देने उतरी है।
जब से तेलंगाना बना है, ओवैसी के पार्टनर केसीआर अपनी कार बिना ब्रेक के दौड़ा रहे हैं। इस बार मोदी केसीआर की रफ्तार पर भी ब्रेक लगाएंगे। हैदराबाद में नरेंद्र मोदी बड़ी पब्लिक मीटिंग करके तेलंगाना विजय का शंखनाद करेंगे। परिवारवाद और परिवारवादी पार्टियां देश के लोकतंत्र और देश के युवा दोनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। देश ने देखा है, तेलंगाना के लोग देख रहे हैं कि एक परिवार को समर्पित पार्टियां जब सत्ता में आती है तो कैसे उस परिवार के सदस्य भ्रष्टाचार उसका सबसे बड़ा चेहरा बन जाते हैं। तेलंगाना के लोग देख रहे हैं कि परिवारवादी पार्टियां किस तरह सिर्फ अपना विकास करती है। परिवारवाद के खिलाफ मोदी का पॉलिटिकल कैंपेन तेलंगाना में भी चलेगा। बीजेपी पिछले 4 साल से इसकी पिचिंग कर रही है। जीएमसी इलेक्शन में बीजेपी ने झांकी दिखाई थी, पूरी पिक्चर नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। नवाबों के शहर में 2 दिन के लिए बीजेपी की पूरी लीडरशिप रहेगी। उससे पहले 2 दिन के लिए मोदी ने अपने नेताओं को एक स्पेशल टास्क दिया है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को हैदराबाद से दूर भेजा गया। तेलंगाना के सभी 119 विधानसभा क्षेत्रों में एनएसी के मेंबर 2 दिन रहे। 30 जून और 1 जुलाई को बीजेपी नेताओं ने तेलंगाना के मूड की थाह ली। हैदराबाद में नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यों की रिपोर्ट लेंगे। उसके बाद 3 जुलाई को तेलंगाना विजय के लिए प्रस्थान का ऐलान होगा। टीआरएस के केसीआर को अंदाजा होने लगा है कि अगला नंबर उन्हीं का है। वो काउंटर स्ट्रेटेजी पर चल रहे हैं। हैदराबाद में जितने पोस्टर बीजेपी के लगे हैं, उतने ही पोस्टर केसीआर ने लगवाए। इतने विचलित क्यों हैं केसीआर, आपको क्यों लगता है? देखिए, प्रजा में उनके जो विश्वास कम हो गया है, मोदी जी के सरकार पर, मोदी जी के नेतृत्व पे विश्वास बढ़ रहा है। भाजपा से प्यार बढ़ रहा है तेलंगाना के जनता का। सो ऑब्वियसली केसीआर परेशानी रहेंगे। आपके पोस्टर्स हमने देखे जब एयरपोर्ट से आ रहे थे, उसी से पैरेलल हम देख रहे हैं कि वहाँ पर टीआरएस के भी बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं। तो क्या मैसेज देने की कोशिश है? ओके, ये केसीआर जी क्या करे, बहुत ही असुरक्षित फील कर रहे हैं। आउट ऑफ इनसिक्योरिटी ये 3-4 दिनों के लिए 23 करोड़ रुपए गवर्नमेंट का पैसा खर्च कर पूरे मेट्रो पिलर्स हो, पूरे होर्डिंग्स जितने भी हो, टीआरएस के स्कीम्स के फ्लेक्सीज लगा लिए हैं। क्योंकि भगवा से भर रहा है पूरा। हमारे फ्लेक्स आएंगे, मोदी जी के फोटो आएंगे, अमित भाई के फोटो आएंगे, नड्डा जी के आएंगे। सो ये सब नहीं दिखना, इनको प्लेस नहीं मिलना करके दिस शोज कितने असुरक्षित है और कितने फ्रस्ट्रेटेड है केसीआर साहब। प्रधानमंत्री के हैदराबाद पहुंचने से पहले ओवैसी मोदी क्यों करने लगे हैं, इसकी वजह वोटों के गणित में है। तेलंगाना में 84% हिंदू वोटर हैं। मुसलमान वोटर करीब 12.5% हैं। अन्य वोटर 3.5% हैं। तेलंगाना में अब तक ये होता रहा है कि हैदराबाद में ओवैसी ब्रदर्स मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करते हैं और केसीआर अपने फेवर में हिंदू वोट ट्रांसफर कराते हैं। बदले में ओवैसी ब्रदर्स तेलंगाना के दूसरे सभी इलाकों में मुस्लिम वोट केसीआर के फेवर में ट्रांसफर कराते हैं। नरेंद्र मोदी के आने से ये इक्वेशन टूटने लगा है, इसलिए ओवैसी का पारा चढ़ने लगा है। जो लोग आकर आपसे कहेंगे कि ओवैसी वोट काटने आया है, ओवैसी फुला बी टीम है, उनकी बात का हरगिज यकीन मत करिए। उनसे एक ही सवाल करिए कि 20 तुम्हारे एमएलए मोदी के गोद में बैठकर चाय क्यों पिए। उनसे पूछिए कि सिंधिया आज मोदी क्यों कर रहे हैं। इनसे पूछिए कि महाराष्ट्र में शिवसेना के एमएलए भाग गए बीजेपी के पास, तो क्या ओवैसी जिम्मेदार है? महाराष्ट्र की हुकूमत आज कमजोर पड़ गई, मैं जिम्मेदार हूं उसका। अब तो ऐसा हाल हो गया कि अगर किसी कांग्रेसी के घर में
सुबह में अगर भैंस दूध नहीं बोलेगी तो बोलेगा कल भोपाल में इसका भाषण हुआ था, भैंस दूध देने से इनकार कर गई। मोदी दूर तक देखते हैं, मोदी दूर तक सोचते हैं। सियासत में शॉर्ट टर्म प्लान की जगह लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हैं और उसे एग्जीक्यूट करते हैं। लॉन्ग टर्म प्लान यह है कि मोदी को पैन इंडिया पार्टी बनाना है। जिस तरह आजादी के बाद कांग्रेस हर राज्य में प्रेजेंट थी, उसी तरह नरेंद्र मोदी हर राज्य में बीजेपी को पॉलिटिकल फोर्स बनाने में लगे हैं। उत्तर और पश्चिम में मोदी बीजेपी को स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं। अब दक्षिण और पूरब में बीजेपी को स्ट्रॉन्ग करना है। हिंदू वोट बीजेपी के लिए पहले से पोलराइज है। यूपी के रामपुर और आजमगढ़ में दिखा दिया है कि मुस्लिम वोटर भी चुपचाप कमल छाप दबाने लगे हैं। કોંગ્રેસીઓના રાજમાં રથયાત્રા આવે એટલે બધાના જીવ પડીકે બંધાતા કે હુલ્લડ થશે, રમખાણ થશે, ગોળીઓ ચાલશે અને થતું પણ ખરું। બે વાર તો ભગવાનનો રથ પણ ઉપાડી લઈ જવાની હિંમત કરી હતી, પરંતુ આ ગુજરાતની મહાન પ્રજાએ કોંગ્રેસીઓની જગ્યાએ ભાજપના હાથમાં જ્યારથી સત્તાનું સુકાન સોંપ્યું છે, કોઈની હિંમત નથી રથયાત્રા પર કાંકરી ચારો કરવાની। मोदी का इफेक्ट है, ममता बनर्जी भी टीम बुलाकर पूजा करने लगी हैं। बंगाल में अभी चुनाव नहीं है, फिर भी दीदी माइक पर चंडी पाठ करती हैं। ओम सर्वमंगला मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। আপনারা সকলে ভালো থাকুন। জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ। হরে কৃষ্ণ হরে হরে, হরে কৃষ্ণ হরে হরে, हरे कृष्ण हरे हरे। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में ओडिशा के मुख्यमंत्री हमेशा से शामिल होते रहे हैं। नवीन पटनायक आज भी रथ यात्रा में आए, मगर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस तरह सार्वजनिक रूप से आरती पूजा करते हुए आपने पहली बार देखा होगा। राहुल गांधी केरल के वायनाड तक सीमित हो गए हैं, मगर यहां भी लेफ्ट के कार्यकर्ता ही उनका ऑफिस तोड़ देते हैं। रामपुर चुनाव हारने के बाद आजम खान अर्श से सीधे फर्श पर आ गिरे हैं। बदला हुआ माहौल उनके तेवर में भी दिखता है और जुबान से भी झलकता है। बहुत जरूरत है देश में और दुनिया में न्याय की। देश को राजनेता नहीं बचा सकेंगे, राजनीतिक दल भी नहीं बचा सकेंगे, क्योंकि उन सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, अपने अपने नफे नुकसान हैं। लेकिन न्यायपालिका चाहे किसी स्तर की हो, जिला स्तर की हो, राज्य स्तर की हो, राष्ट्र स्तर की हो, उसके बाद कोई देश का दरवाजा बचता नहीं है। और जब सरकारें अन्याय और अनर्थ पर उतरती हैं तो उनके जुल्म के हाथ को रोकने के लिए सिर्फ न्यायालय ही होता है। उत्तर से दक्षिण तक, पश्चिम से पूरब तक पूरे देश को देख लीजिए। बीजेपी को छोड़कर देश का कोई भी राजनीतिक दल उठा लीजिए, उस पर कोई न कोई परिवार हावी दिखेगा। मोदी ने राजनीति में इतनी शुचिता तो लाई ही है कि देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल आज परिवारवाद से अछूता है। वहां भाई भतीजा वाद नहीं है। चाय वाला पीएम बन सकता है तो ऑटो चलाने वाला सीएम बन सकता है। ये भरोसा नरेंद्र मोदी ने दिया है। मोदी के विरोधी ये जानते हैं, लेकिन इस पर अमल नहीं कर पाते, इसलिए जनता के दिल में कोई भरोसा नहीं जगा पाते। इस वक्त देश की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा एकनाथ शिंदे की है। सत्ता संभालने के 24 घंटे के अंदर एकनाथ शिंदे ने पहला इंटरव्यू दिया है इंडिया टीवी को। इंडिया टीवी के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट सचिन चौधरी से एक्सक्लूसिव बातचीत में शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर बात की, आदित्य ठाकरे पर भी बोले, देवेंद्र फडणवीस पर भी बात की, मेट्रो कार शेड पर तीखे सवालों का भी जवाब दिया। शिंदे पर उद्धव ठाकरे ने जो कहा उस पर भी बोला है। गौर से देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का यह पहला इंटरव्यू। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब इस वक्त हमारे साथ में ही इंडिया टीवी पर हैं। शिंदे साहब, आपने पदभार आज यहाँ पर स्वीकार कर लिया है, मीटिंगें भी आपकी ताबड़तोड़ शुरू है और आपने
पहला ही फैसला लिया है, आदेश दिया है महाधिवक्ता को कि मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है वो वहाँ पर आरए में शिफ्ट होना चाहिए क्योंकि उसकी लागत काफ़ी बढ़ रही है। आज डिज़ास्टर की बैठक हुई है जो काफ़ी तेज़ी से बारिश हो रही है और किसी भी तरह से कोई अनुचित घटना ना हो प्रिवेंट करने के लिए आज एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बैठक, सभी अधिकारी सभी विभाग के लोग थे और निश्चित रूप से सभी लोग पूरी तरह तैयार हैं। मेट्रो के बारे में भी मैं हमारे उप मुख्यमंत्री और हम लोग उसमें चर्चा करेंगे और आगे की जो स्टैंड है वो लेंगे। निश्चित रूप से जो लोगों के हित की बात होगी वही करेंगे। जी, आज उद्धव जी ने कहा कि भले ही उस पर गुस्सा उतारिए आप, लेकिन मुंबई के ऊपर गुस्सा मत उतारिए, वही प्रोजेक्ट को लेकर। ऐसा कोई गुस्सा उतारने का कोई कारण नहीं है। जो पब्लिक के हित का काम है वही निश्चित रूप से सरकार करेगी। शिंदे साहब, उन्होंने आज एक बात कही कि आप मुख्यमंत्री बने, उन्होंने फेसबुक जब लाइव किया था तब उन्होंने एक सेंटेंस उसमें बोला था कि अगर कोई शिवसैनिक मुख्यमंत्री बनता है तो मैं उसका स्वागत करूंगा, लेकिन आज उन्होंने कहा कि शिवसेना को बाहर रख के कोई सरकार अभी इस पे मुझे कुछ कहना नहीं है। मैं समय पे सही समय पे योग्य समय पे कहूँगा। बहुमत पूरा साबित करेंगे सर? बिल्कुल, बहुमत हमारे पास 170 है और आगे भी और नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो कि ये खाली औपचारिकता है और निश्चित रूप से सरकार के पास पूरी तरह थम्पिंग मेजॉरिटी है और वो बहुमत साबित करेगा। सभी स्पीकर का इलेक्शन सभी पूरे विकास और हिंदुत्व के राह पर जाएगी। बिल्कुल, बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है उसको, ये जो एजेंडा है और साथ में हमारे आनंद दिघे साहब की जो सीख है और डेवलपमेंट, इस राज्य को डेवलपमेंट की तरह लेके जाएंगे और निश्चित रूप से सभी जो समाज घटक है उसको न्याय दिलाने के हेतु जो भी करना है करेंगे। किसान जो हमारे हैं, आज कृषि दिन है, स्वर्गीय वसंतराव नाईक जयंती है और इसके उपलक्ष्य में किसानों के लिए जितना भी हम राज्य सरकार के माध्यम से कर सकते करेंगे और ये महाराष्ट्र आत्महत्या मुक्त महाराष्ट्र कैसा हो इसकी पूरी कोशिश करेंगे। आज एक बार फिर कोर्ट से मुक्ति खानी पड़ी है, कोर्ट में गए थे लेकिन कोर्ट में अभी देखिए यहाँ पर डेमोक्रेसी में नंबर्स और मेजोरिटी का बहुत फायदा अहम महत्व होता है। फिर भी लगातार कोशिश जारी है, लेकिन हमारा विश्वास है कोर्ट पे, न्यायालय पे, न्याय देवता पे और न्याय देवता ने उनको फटकारा है। और 50 से ज़्यादा भी होगी संख्या। अभी आगे देखो होता है क्या। अब पूरा आप 2.5 साल रहेंगे ना सर मेरे साथ? अरे अभी शुरुआत की है, अभी क्यों हमारे पीछे पड़े हो आप। तो ये थे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जिन्होंने इंडिया टीवी से बात की और कहा कि अभी शुरुआत हुई है, पूरी जो है आगे तक सरकार जाएगी और जो मेट्रो का प्रोजेक्ट है वो आरए में सरकार शिफ्ट करेगी और आज उन्होंने विश्वास जताया कि पूरे बहुमत से सरकार आगे बढ़ेगी और चलेगी। कैमरामैन संतोष देवटे के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।